Hello to all of you guys. So here we will start with a new problem, a fresh problem related to basic concepts related to determinant. Okay, जैसा कि लास्ट के जो दो लेक्चर्स थे उसमें we already discussed about the basic concepts related to determinant, as we already discussed about solving second order and third order determinants. Okay, तो इस सेशन में उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़कर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी। ठीक है, तो चलो इसी सीरीज में एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ओके, तो जैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है डेल ऑफ थीटा, डेल्टा ऑफ थीटा, या बोल दो कोई भी एक फंक्शन है थीटा का, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि इसकी जो वैल्यू है ये डिटर्मिनेंट में है और 3/3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, दिस इज a 3/3 डिटर्मिनेंट एंड एलिमेंट्स आर 1 sin थीटा 1 minus sin थीटा 1 sin थीटा -1 minus sin थीटा 1। और हमको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो तब आएगी जब पहले हम डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा डेल्टा थीटा निकालने में क्या ही है, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है और 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको ऑलरेडी हमने सॉल्व करने की टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं। तो बस उसी तरह से सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो चलो कहीं और ना जाके मैं R1 फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर देता हूँ। तो पहले रो के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए क्या तरीका बताया था, यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले लो पहले रो का, पॉजिटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव होगा। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा तो अब पहले रो में जो मैंने क्या तरीका बताया था कि पहले तो +1 ले लोगे और +1 के बाद उसके लॉन्ग लाइन खींच करके जो चीजें बची उसको डिटर्मिनेंट में, तो 1 sin थीटा -sin थीटा 1 डिटर्मिनेंट में। सेम इसी तरह से -sin थीटा इस बार। ओके, एक मिनट, इस बार -sin थीटा डिटर्मिनेंट में और उसके लॉन्ग लाइन खींच करके और इस तरह से करके इसका एक्सपेंडेशन डिटर्मिनेंट में क्या, -sin थीटा sin थीटा -1 1, ये आ गया। और इसी तरह से +1 करके सेम इसका एक्सपेंशन, उसमें क्या क्या बचेगा उसको देख लो, उसमें बचेगा -sin थीटा 1 -1 sin थीटा। आई होप ये तो आपको समझ में आने लगा होगा, इतना तो बेसिक्स ऑलरेडी कितनी बार इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आ गया इस 3/3 ऑर्डर का यहाँ तक वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आ गया इसको आगे सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं। अब 2/2 में कन्वर्ट है तो 2/2 तो बहुत आसान है, इतना इंटू इतना कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई एंड माइनस ऑफ इसका इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह से इसका इससे, इसका इससे एंड इसका इससे एंड इसका इससे। ठीक है, तो बस ओपन करना है अंदर, 1 टाइम 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। तो 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड अंदर के डिटर्मिनेंट की सॉल्विंग क्या होगी, माइनस साइन थीटा एंड माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और अगला वाला +1 इंटू माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ -1 मतलब +1। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आया माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 0। तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बचा ये और बचा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस डिटर्मिनेंट का पूरा वैल्यू क्या आ गया सॉल्व करने पे, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी की पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने को हमको पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक चीज पता है और नहीं पता है तो आगे जो ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करवाऊंगा then you will know about every concept related to domain and range of trigonometric functions।
तो अभी तो बस बेसिकली इतना ही जान लो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये तो सबको पता होगा, आई थिंक, आई होप, जितने भी बेसिक्स जो भी जानता है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगी, है कि नहीं। -1 से 1 के बीच लाई करती है। अगर नहीं पता देन आई विल डिस्कस जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम डिटरमिनेंट सॉल्विंग तो आपको आना चाहिए यहाँ तक, उसके आगे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए जो डिटरमिनेंट में जो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1। तो अगर ये चीज याद रखिए, ये रिलेशन होता है कि अगर कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में या किसी के बीच भी पड़ रही है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू, इसका लेफ्ट वाला जो होगा वो 0 हो जाएगा और राइट साइड में 1 हो जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर x की वैल्यू -t से t के बीच पड़ रही है, ठीक है, ये मैं इक्वालिटी में बताऊंगा आपको। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, तो बस इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जब सब बटोरेंगे, समझे, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए आ कैसे रहा है। सो -t से t के बीच में x की वैल्यू पड़ रही है। सो अगर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी 0 से लेकर के t स्क्वायर के बीच में, ऐसे आती है। ये वाला बस लेफ्ट साइड वाला जो होता है, ये जो डोमेन होता है, इसकी जगह हम 0 लिख देते हैं और राइट साइड के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर -t से अगर t के बीच में x की वैल्यू पड़ रही है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या पड़ेगी, 0 से लेकर t स्क्वायर के बीच पड़ेगी। ये आप रिजल्ट नोट डाउन कर सकते हैं, ये रिजल्ट आगे आपको हर जगह अप्लाई होगा। और अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इनइक्वालिटी में जब एक बार पढ़ लोगे तो इस तरह की रिजल्ट याद वाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी दिमाग में ये रिजल्ट रख सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो बस इसी पे हो गया। इस तरह से यही वाली चीज यहाँ अप्लाई कर दो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दो कैसे, अगर -1 से 1 साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, बस 0 से लेकर के 1 के बीच पड़ेगा, है कि नहीं भाई, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इस तरह से अगर -1 से 1 साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच पड़ेगी, ये रेंज। और बहुत लोग को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 से 1 के बीच पड़ती ही है, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। तो अगर ये डिस्कस हो गया है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है। तो 0 से लेकर के साइन स्क्वायर थीटा 1 के बीच पड़ेगा, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। तो दोनों साइड क्या करूंगा, पूरे इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी मल्टीप्लाई 2 से होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, ये 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2। इस तरह से क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां आ गई, 0 से 2। अगर साइन स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से 1 है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से 2 है। लेकिन अभी मुझे सिर्फ यही नहीं रुकना है, अभी मुझे और भी देखना है, कहां पहुंचना है, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसमें अभी 2 और जोड़ना है। तो क्या दिक्कत है, दोनों इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर देते हैं, सारी पूरी लेफ्ट से लेकर राइट तक सब में 2 ऐड कर देते हैं। तो 0 में 2 ऐड कर दो, इस इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दो और इसमें 2 ऐड कर दो, ओके। सो अगर 0 में ऐड किया तो 0 + 2 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा में ऐड किया तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 में ऐड किया तो 2 + 2, ओके। तो यहाँ लेफ्ट वाला कितना आ गया, देखो, अब बस खत्म है, देखो कैसे हुआ ये। तो इस तरह से देखो, लास्ट लाइन में क्लियर करता हूं, एक मिनट, आई होप समझ लिया होगा आपने, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा इनइक्वालिटी का यूज हुआ है बस, ओके, और कुछ नहीं। और अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, और अगर इनइक्वालिटी नहीं समझ में आ रही है तो देन आई विल एक्सप्लेन लेटर, ओके। जब इनइक्वालिटी और ग्राफ का चैप्टर चलेगा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स करके, तो इस तरह के क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं रहेगी, ओके। तो अभी इतना ही देख लो कैसे हो रहा है। तो 0 से लेकर के 2 के बीच 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर 2 + 2 आ गया, तो रेंज कितनी आई लेफ्ट की, 0 में 2 जोड़ो 2 और 2 + 2 4। तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, 2 से 4 के बीच में। तो इस तरह से इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या हुई इस एक्सप्रेशन की, वो हुई
2, कितना हुई 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या एक्सप्रेशन की हुई 4। ओके, मैक्सिमम वैल्यू 4 हुई। समझ में आया? 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, अगर ये लेस देन 2 एंड यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या है 2 से लेके 4 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या है, जो मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है, सीधे सीधे रेंज दिख रहा है, ठीक है। इसका कोई अब ये क्वेश्चन में रह नहीं गया, मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो इसको देख करके, सॉरी ये चीज देख करके आप बता सकते हो कि 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा की जो रेंज है मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, बस यही क्वेश्चन में पूछा था। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था और हल्का सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक रेंज की नॉलेज पता होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं पता तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों पूछो? क्योंकि मैं आगे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। कम से कम आप, बस मैं चाहता हूँ यहाँ तक अगर आप समझ रहे हो तो मेरी उम्मीद पे खरे उतर रहे हो। 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा कैसे आया, जो लेटर ऑन है ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा आगे डिस्कस होंगे, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थोड़ा सा हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। एक तो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ, जैसे आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, ठीक है, आज तक एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने बहुत तरीके से पढ़ा होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और आपने और भी तरीके से पढ़े होंगे ज्योमेट्रिकल मेथड लगा के यहाँ वहाँ से, और ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा √of SS - S - B S - C। अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूँ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किसी ट्राइंगल का एरिया लिखना है, जैसे ये है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका अगर x1 y1 एक आपका पॉइंट हो गया वर्टिसेस का, एक सेकंड x2 y2, और थर्ड वर्टिसेस आपका क्या है x3 y3, ठीक है। तो अगर ये आपके 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं, तो इसका अगर मैं पूछूं एरिया लिखना है तो पता कैसे याद रखते हैं? एरिया जो ट्रायंगल होता है वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऑलवेज बराबर आएगा, ये वैल्यू के बराबर आएगा। चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, आपको ऑलरेडी ट्राइंगल का जो बेसिक एरिया 9th में आपने पढ़ा है, 1/2 x1 * y2 - y3 + x2 * y3 - y1 + x3 * y1 - y2 समथिंग करके ऐसे कुछ है। अगर इसको आप ओपन करोगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को तो सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में याद कर सकते हो। कैसे याद करना है देख लो थोड़ा सा, कैसे करना है। जैसे अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 की सपोज ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको क्वेश्चन में दिया है और उसका बोलेगा एरिया निकालो, कैसे निकालोगे? 1/2 लिखोगे, डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या लिखोगे वो देखो। पहला पॉइंट क्या है x1 y1, ठीक है, x1 y1 है, ठीक है, तो जो x1 y1 है वो पहली रो में लिख दोगे और 1 लिख दोगे आगे। ओके, फिर अगला पॉइंट x2 y2 मान लो है, तो x2 y2 अगली रो में उसके आगे 1 लिख दोगे, और तीसरा x3 y3 है तो तीसरा x3 y3 लिख करके उसके आगे 1 लिख दोगे। बस ये मतलब पहला पॉइंट पहली रो में, दूसरा पॉइंट सेकंड रो में लिख दो, थर्ड पॉइंट थर्ड रो में लिख दो, और उसके बाद 1/2 बाहर डिटरमिनेंट। सॉल्व कर लोगे अगर इसको तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एरिया ऑफ इसके एरिया के बराबर आएगा, ठीक है। बस खत्म। अब देखो जैसे क्वेश्चन कराता हूँ, एक मिनट, लेट मी रिजॉल्व ऑफ दिस। जैसे क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ देखिए, जैसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है 2 1 5 -1 एंड 3 3। तो बहुत आसान है, अभी पीछे बताया कैसे एरिया निकालना है। अगर उसके 3 वर्टिसेस दिए हैं तो जो पहला पॉइंट है उसको पहली रो में, तो 2 1 पहली रो में आ जाएगा, 1/2 डिटरमिनेंट के अंदर 2 1, उसके बाद 1 लिखना है आपको अपने मन से ये। फिर अगला जो पॉइंट है दूसरी रो में, तो दूसरी रो में अगला पॉइंट क्या है 5 -1, और फिर उसके बाद 1, ये आपका 1 अपने मन से लिखना है आपको, और फिर 3 3 अगली रो में, तो अगली रो में लिख दिया, और उसके बाद 1 अगला पॉइंट अपनी मन से, और फिर ये रहा डिटरमिनेंट लगा दिया बाहर। ओके, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो बहुत आसान है, किसी भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो वो तो निकालना आपके लिए ऑलरेडी आपने इतनी बार कर दिया है। आई होप अब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में। फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ।
आत्मसंतुष्टि के लिए कि 1/2 टाइम्स मान लो इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है मुझे फर्स्ट रो, तो पॉजिटिव साइन लूंगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले +2 टाइम्स, इस +2 टाइम्स ये डिटर्मिनेंट -1 1 3 1, तो +2 टाइम्स ये डिटर्मिनेंट, सेम इसी तरीके से -1 वाला पोर्शन और सेम इसी तरीके से 1 वाला पोर्शन। अभी आप सब खुद करेंगे कैलकुलेशन। ओके, और इस कैलकुलेशन को करने के बाद अब 2/2 को अंदर ओपन कर दो, -1 × 1 -3, अगला जो भी आपका 5 × 1 -3, 5 × 1 -3 एंड 5 × 3 +3, तो 15 + 3, और बाहर जो भी है मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स। ओके, तो ये आ गया, और इसको ओपन करके सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया क्या आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल का आपको यूनिट भी लिखना होता है। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर दिया है तो मीटर स्क्वायर, वो सब आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरा बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपको जो देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कैसे ये 4 आया। ठीक है, तो बस बहुत बेसिक सा यही फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो ये रहा ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा इस पे डिस्कस हो गया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं और आई होप एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट्स आप हाईलाइटेड करके रखिए, ठीक है, ये नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आगे ये मैं एक बार आपको जब स्ट्रेट लाइन एंड जब कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा वहाँ भी कॉन्सेप्ट अगेन डिस्कस होंगे, तो टेंशन न लीजिए, कॉन्सेप्ट्स बार बार आएंगे, बस दिमाग में रखना है कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, बार बार टकराएंगे पूरी मैथ्स में घूम घूम के। जैसे अगर मैं पूछूं कि एक इक्वेशन है वो 2 पॉइंट से पास करती है, एक पॉइंट x1 y1 हो गया आपका, और सॉरी एक x2 y2 हो गया, और एक लाइन पास करती है दोनों पॉइंट से, और बोलूं उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट होगा। आपको बोलोगे ऑलरेडी मुझे पता है, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 × x - x1। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस फॉर्मूला, आई होप पता होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, मान लो डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पता क्या होगा वो, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सेम थोड़ा सा ट्राइंगल वाला दिमाग लगाओ इस बार, बस कुछ नहीं, पहले तो पहला जो रो है अपने मन से x1 y1 लिख दो। ओके, और दूसरे रो में पॉइंट डाल दो, पहला वाला पॉइंट x1 y1 डाल दो, और यहाँ 1 लिख दो अपने मन से, और ये वाले जो थर्ड रो में ये वाला पॉइंट डाल दो x2 y2 डाल दिया, और ये 1 लिख दिया = 0। और एक बात बताऊं, अगर ये आपका काम है, आप खुद इसको ओपन करके देखना, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है। ओके, और ये जो पूरा डिटर्मिनेंट ओपन करके देखना क्या इसके बराबर आता है। अगर इसके बराबर आता है तो मतलब ये बात सही है और पक्का बराबर आएगा, लेकिन ये काम आपका है। सो एवरीवन जो भी देख रहा है उसको ये सॉल्व करके ये वेरीफाई करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसका आपको एग्जाम में एप्लीकेशन तो है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में जो मैंने बोला है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी खोल के रखो कि वेरीफाई करके चेक करा करो क्या आता भी है कि ऐसे ही है ये रिजल्ट, इससे आपको आत्मसंतुष्टि होगी, और आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी है। सो जैसे ये था, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया कि अगर अब मुझे कोई 2 पॉइंट दिया है x1 y1 और x2 y2, और मैं बोलूं कि उसके थ्रू जो जाने वाली लाइन है उसका इक्वेशन लिखो डिटरमिनेंट फॉर्म में। कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो पता ही है आपको, और नहीं पता है तो आगे डिस्कस किया जाएगा कोऑर्डिनेट में, लेकिन डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या होगा, उसके लिए क्या करूंगा, पहले x y1 अपने मन से लिखना है, फिर x1 पहला पॉइंट डाल देना है पहली रो में x1 y1 और 1 लिख देना है, फिर दूसरा पॉइंट जो है ये x2 y2 वाला, इसको दूसरी रो में डाल देना है और 1 = 0 लिख देना है, और सॉल्व करके इसको ओपन करके देख लेना पूरे डिटरमिनेंट को, ये जो वैल्यू आएगी इसके बराबर आएगी। ओके, चेक कर लेना, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए ये खत्म हुआ, तो मैं एक चीज और बताता हूँ, कॉन्करेंसी ऑफ लाइन। ओके, थोड़ा सा इसमें भी बढ़ते हैं, कॉन्करेंसी ऑफ लाइन क्या होती है। तो जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि कंडीशन कॉन्करेंसी ऑफ लाइन की होती क्या। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर मान लीजिए 3 लाइन है, जनरल इक्वेशंस हैं, ये सब पढ़ोगे आप एक बार, मैं आपको ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि टेंशन मत लो अगर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसको हम कोऑर्डिनेट में अगेन डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जानना जरूरी है
मैट्रिक्स के लिहाज से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरल क्वेश्चन बता के फायदा तो है नहीं कि सरल सरल बता दूं पता ही नहीं चले। तो थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं और आते किस लेवल के हैं, ठीक है। बाकी समझने में दिक्कत नहीं आएगी जैसे जैसे लेटर हम कॉन्सेप्ट्स पर मूव करेंगे। ओके, सो यहाँ देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि इफ थ्री लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और एक तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए तीन लाइन दी है, ठीक है, ये तीन लाइन दी है, और अगर तीन लाइन बोला कॉन्करेंट है तो बोलता है इसकी कंडीशन बताओ, कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या होगी। तो पहले तो जान ले कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है। तो कॉन्करेंट लाइन का मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से जो ज़्यादा लाइन हैं, अगर वो किसी एक पॉइंट से होके पास करती हैं, एक ही पॉइंट से, हाँ, ऐसे नहीं कि ऐसे तो दो लाइन अगर यहाँ से होके जाती तो तीसरी लाइन मान लीजिए कहीं यहाँ से पास करके चली जाती, तो एक से डिफरेंट पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे मीट कर रही है, ये वाली कंडीशन नहीं होगी। मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि जब तीनों के जो दो या दो से ज़्यादा जो लाइन है, अगर वो किसी एक ही सिंगल पॉइंट, यूनिक पॉइंट, जैसे यहाँ पे यूनिक पॉइंट क्या है, यही वाला यूनिक पॉइंट है, ये वाला यूनिक पॉइंट। देखो ये लाइन है ना L1, मान लीजिए एक पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन, सॉरी, ये एक दूसरी लाइन L2 और ये तीसरी लाइन L3। पहली लाइन देखो L1 है, एक किस पॉइंट पर मीट कर रही है, कॉमन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट से होके जा रही है। तो अगर दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट से होके जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। बस यही होता है कॉन्करेंट लाइन की डिफिनेशन। अब कुछ नहीं, बस इतना ही जानना है, बाकी सब चीजें लेटर डिस्कस। ओके, अभी इतना ही जानना काफी है कि दो या दो से ज्यादा लाइन है, अगर वो किसी एक पॉइंट से होके गुजरती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो इसमें क्या है ये देख लेता हूँ। तो जैसे ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है, इसमें भी कुछ नहीं है कि अगर तीन या ये जो, अगर जैसे मान लीजिए तीन लाइन है, अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है, मतलब किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो पूछ रहा है इसकी कंडीशन क्या होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसकी जो कंडीशन होती है उसके लिए एक चीज होल्ड करेगी, और वो दिमाग में रखना है कि अगर तीन लाइन कॉन्करेंट हुई तो a1x b1y प्लस, जैसे पहले ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली, तो जो उसकी कंडीशन होगी उसके लिए जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होगी। और डिटरमिनेंट क्या है उसको बहुत आसान है लिखना। क्यों? पहले रो में क्या लिखना है, पहले वाली जितने लाइन के एलिमेंट है इसको लिख देना है, a1 है, b1 है और c1, जो तीनों कॉफिशिएंट हैं इसको लिख दो। तो a1 b1 c1 लिख दिया। दूसरे में ये x का कॉफिशिएंट क्या है, a2, और y का कॉफिशिएंट b2, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म c2। तो a2 b2 c2, और थर्ड के लिए a3 b3 c3, थर्ड रो में a3 b3 c3। तो कैसे डिटरमिनेंट फॉर्म हुआ, पहले में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2, और थर्ड वन में a3 b3 c3। तो ये जो डिटरमिनेंट पूरा का पूरा फॉर्म होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। बस अभी इतना ही काफी है, इतना ही अभी इस समय काफी है, इतना जो बता दिया। ओके, ये आपको बस नोट डाउन करके रखना है। अभी एक क्वेश्चन इस पे बताऊंगा, क्लियर करूंगा, और इसके अलावा इसका वाइड एंड वेराइड एप्लीकेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा अगेन, ठीक है। बस दिमाग में आपको रखना है चीजें कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। और आगे वी विल अगेन डिस्कस, ठीक है, जब सही समय आएगा। अभी के लिए इतना काफी है इसमें, ठीक है। अब मैं जैसे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम प्रॉब्लम्स पे मूव करते हैं। एक प्रॉब्लम, अच्छा खासा प्रॉब्लम उठाते हैं। एक प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, 1 मिनट। जैसे क्वेश्चन है, गिवन अ ट्रायंगल whose vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3, तो पूछ रहा है मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ब्रैकेट में, सॉरी डिटरमिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर। ये है, इसको सॉल्व करना है। मतलब कोई डिटरमिनेंट है, और एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया मेंशन करना, बता दे रहा हूँ कि जो वर्टिसेस हैं डिटरमिनेंट के, तो आपको पता है कि इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये वाला वर्टिसेस x3 y3 है। और ये जो है ना ABC, पता है क्या, ये बेसिकली इसकी साइड्स हैं, ये मैं मेंशन करना भूल गया, यू हैव टू नोट इट, ठीक है।
नोट कर लो, ये है आपका ABC साइड है आपकी, ठीक है। ये डिटरमिनेंट की साइड्स हैं, साइड लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ है, इस वाली की लेंथ C, इस वाली की A, इस वाली की B। तो पूछ रहा है कि ये अपॉन ये का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व है, सो नो प्रॉब्लम, समझते जाओ बस कैसे हो रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को बार बार अभी बहुत बार लगाया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी और भी तरीकों से बनाया जा सकता है, सो बेसिकली अभी आप समझिए कि बस कैसे हो रहा है। जैसे क्वेश्चन हुआ, तो अगर मैंने एक आपको चीज पता होगी कि जो हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एस डिफाइंड होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है कि तीनों जो साइड्स होती हैं ए, बी और सी, इसका अपॉन 2 करके डिफाइंड होता है क्या, जो इसका आपका हाफ पेरीमीटर होता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ट्राइंगल में, अगर नहीं पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आई विल डिस्कस, बट यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि देखिए कैसे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और कैसे कॉम्बिनेशन होता है क्वेश्चंस का यूजिंग अनदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें अगर मैं s इज इक्वल टू, अगर नोमिनेटर सॉल्व करना है, तो उसके लिए अगर मैं हाफ पेरीमीटर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s होगी। अब जिसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का आइडिया है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्यों, क्योंकि आगे लेटर आई विल डिस्कस, तो अभी सिर्फ देखते चले जाइए, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s होगा इसमें, और न्यूमरेटर मुझे क्या दिया हुआ है एक बार देख लो। न्यूमरेटर दिया हुआ है, नोट डाउन कर लो, न्यूमरेटर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। अभी न्यूमरेटर वाला पार्ट ले रहा हूँ, बाद में डिनोमिनेटर को मैं, ये डिनोमिनेटर इसको अलग से सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेता हूँ। न्यूमरेटर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, यहाँ से 2s, ओके। सो 2s एंड b प्लस सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2s माइनस ए, तो 2s माइनस ए पुट किया एंड माइनस ए ये नीचे आ गया, ए सब्ट्रैक्ट। और इसी तरह से c प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लो, यहीं से c प्लस ए 2s माइनस बी, तो 2s माइनस बी और माइनस बी, और a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो, यहीं से इसी क्वेश्चन से सब मिल रहा है। a प्लस बी की वैल्यू 2s माइनस सी, तो 2s माइनस सी एंड माइनस ऑफ c। तो इस तरह से इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2s माइनस ए क्या होगा, 2s माइनस 2 है, तो उसमें से 2 कॉमन कर लो, s माइनस ए बचेगा। सिमिलरली इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो 2 ऑफ s माइनस बी, और इसको सॉल्व करो तो 2 ऑफ s माइनस सी और 2s। ये आपको खुद करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बस मैनिपुलेशन पार्ट खुद करना है, सॉल्विंग वाला जो आपको कैलकुलेशन पार्ट है। अब 2 2 2 2 4 2 बाहर आ गए तो 16 हो गया, एंड अंदर क्या बचा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। हैव यू फैमिलियर विद दिस गाय, इससे आप सभी हो कुछ परिचित। ये जो टर्म अंदर आया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या है, ये आपको मैंने, अगर आपने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ बता रहा हूँ, अभी दिमाग में सिर्फ नोट डाउन करके रखे रहो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ये यहाँ पर जो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि अगर S हाफ पेरीमीटर है और अगर ABC ट्राइंगल की साइड होती हैं, तो जो ट्राइंगल का एरिया आता है वो होता है अंडर रूट ऑफ SS माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको, आप जब साइन कोसाइन रूल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये। तो अभी इतना ही जानना काफ़ी कैसे हो रहा है। तो अंडर रूट ऑफ SS माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी वाला जो पार्ट होता है, ये होता है एरिया, जिसको मैंने मानो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैंने ट्राइंगल का एरिया डेल्टा ले लिया तो मैंने कहा डेल्टा की वैल्यू इतनी हो गई, तो डेल्टा की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये वाला, वही जो ऊपर दिया हुआ है 16 के साथ में जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, वही चीज है डेल्टा स्क्वायर। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या आ गया, 16 टाइम्स, और ये वाली वैल्यू क्या है मेरी, डेल्टा स्क्वायर या एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो गया, न्यूमरेटर मेरा आ गया 16 डेल्टा स्क्वायर, मतलब जो ऊपर वाला जिसको बोलते हैं अंश है, जो अंश है ना क्वेश्चन का, अंश वाला पार्ट न्यूमरेटर, वो 16 डेल्टा स्क्वायर आ गया। अब डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मुझे अल्टीमेटली इस डिटरमिनेंट के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक मिनट जरा मुझे इरेज कर लेने दो सब कुछ।
ओके, चलो ठीक है, काफ़ी है इतना। जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं इसी में, एक मिनट। तो डिनोमिनेटर के लिए मुझे पहले मैं एक चीज़ बताऊं। अभी भी मैंने क्या बताया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में कि अगर x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस के ट्रायंगल के, तो इसका जो एरिया होता है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 होता है। तो यहाँ से अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 1/2 टाइम्स डेल्टा, यहाँ पे क्या है, ये एरिया डिनोट कर रहा हूँ, वही एरिया है ट्रायंगल का, ठीक है, वो कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको जस्ट बताया। तो गो थ्रू दिस फॉर्मूला एक बार अगेन। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 1/2 है तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 टाइम्स डेल्टा। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर 2 डेल्टा ये आ गया तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, क्या, दोनों साइड का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और ये पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो ये जो पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डेल्टा का स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं। और 2 डेल्टा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 ऑफ डेल्टा स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में यही तो दिया है, डिनोमिनेटर में यही तो फाइंड आउट करना था, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो डिनोमिनेटर का मैंने वैल्यू निकाल लिया। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आई, 4 डेल्टा स्क्वायर। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आया, 4 डेल्टा स्क्वायर, और न्यूमरेटर मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, ऊपर दिखाता हूँ आपको वापस से। न्यूमरेटर देखो आपने फाइंड आउट करके रखा 16 डेल्टा स्क्वायर। तो न्यूमरेटर आपका क्या आया, 16 डेल्टा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका आया 4 डेल्टा स्क्वायर। तो अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही मुझे निकालना था, यही तो सॉल्व करना था। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी, 16 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा से डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसल, आंसर 4 आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से होप आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई होप जिन्होंने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा है 12th में, मतलब जिनको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पता है, उनको कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं लगा होगा। और जिनको बिल्कुल हवा नहीं लग रही है एस एस माइनस बी कहाँ से आया, सो पैनिक मत होइए, टेंशन मत लो। जब मैं डिस्कस करूंगा ना कॉन्सेप्ट्स आगे, तो अभी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप 10% भी नहीं जानते हो चीज़ों का कि आगे कैसे मैथ्स में यूज़ होती हैं हर चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही प्रॉब्लम काफ़ी है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है थोड़ा सा उस पर मूव करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है, और उसको देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने ऑलरेडी जानते हैं कोलिनियरिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए इस बार मैंने क्या लिया कि अगर 3 पॉइंट हैं, अगर वो कोलिनियर होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो कोलिनियर मतलब होता क्या है, सीधी सी बात जान लो, ये बहुत कोलिनियर मतलब ये होता है कि अगर 3 पॉइंट हैं और वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब कोई एक, मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट ले लिया, जैसे मतलब कोई भी 3 पॉइंट है, एक लाइन ये हो गई, सॉरी एक मिनट, एक लाइन है ये आपकी मान लीजिए कोई, और इस पर अगर मैं कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, 2 भी पॉइंट मान लीजिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट, कितने भी पॉइंट है, अगर सारे के सारे इसी एक ही पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो बोलते हैं कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब कोलिनियरिटी का मतलब यही है कि कोलिनियर वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक लाइन पर लाई करते हैं। अगर एक लाइन से बाहर चला गया, मान लीजिए P1 P3 की जगह P2 मान लीजिए बाहर चला गया कहीं, ये P2 यहाँ पे नहीं है, तो फिर नहीं बोलेंगे कि ये कोलिनियर है, फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो अगर कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन क्या है, बस वही बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे बस इतना जानना जरूरी है आपको कि अगर 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर कोलिनियर हैं तो उसकी कंडीशन ये होगी कि x1 y1 पहली रो में, पहले की तरह जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x2 y2 दूसरी रो में, x3 y3 तीसरी रो में, और 1 1 1 है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये होगा। अगर ये है तो ये है, और अगर ये वाला कंडीशन है तो ये है, समझे, दोनों एक दूसरे को ही इंगित करते हैं, बताते हैं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, या ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 अगर है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब देखो कैसे इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये आता है। सॉरी,
1 मिनट। बहुत आसान है, देखो उसको समझना, इसको समझना तो बहुत आसान है। क्यों? एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, वैसे वैसे बताओ, अगर 3 पॉइंट अगर बाहर होते हैं किसी जगह पे, ऐसे ऐसे मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? 3 पॉइंट मान लीजिए, कोई भी 3 पॉइंट हैं, अगर ये नॉन कोलिनियर हुए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी स्ट्रेट लाइन पे नहीं हुए, कहीं अलग अलग जगह पड़ गए, एक यहाँ पड़ गया, सॉरी एक मिनट मान लीजिए, अगर एक आपका यहाँ पड़ गया, एक आपका यहाँ पड़ गया, और एक मान लीजिए आपका कहीं यहाँ कोई एक पॉइंट पड़ गया, अगर तीनों नॉन कोलिनियर हो गए। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एक लाइन पे तो कभी लाइन नहीं करेंगे, खींच के देख लो, कोई भी लाइन ऐसी नहीं आएगी जो तीनों के तीनों को एक साथ ले जाए। तो इस तरह से नॉन कोलिनियर हो गए, और नॉन कोलिनियर हो गए तो ये तीनों देखो जरूर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, है कि नहीं? अगर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो इनका एरिया कुछ न कुछ तो जरूर होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर यही लीनियर कोलिनियर हो गए, कोलिनियर मतलब तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो क्या बताओ, अपने मन से खुद ही ऑब्जर्व करके बताओ, क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा इन तीनों से? कभी नहीं फॉर्म होगा। और अगर कभी नहीं फॉर्म होगा तो क्या कोई एरिया फॉर्म होगा इनसे? कभी नहीं फॉर्म होगा। अगर एरिया फॉर्म नहीं होगा तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया को क्या बोल सकते हैं? उसकी वैल्यू जीरो आएगी। जीरो मतलब क्या? अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो इन तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाले, इसका मतलब यह है कि ये कभी तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से अगर एरिया की वैल्यू जीरो आ गई तो उसको हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर तीनों के तीनों से बनने वाला एरिया जीरो है, तो उसकी वैल्यू जीरो करने के लिए क्या करेंगे? इससे बनने वाला पहले एरिया बताओ क्या होता है? वो होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 1/2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर ये होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। जीरो का मतलब क्या? मतलब कि ये तीनों के तीनों से बनने वाला एरिया जीरो है, मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, और तीनों के तीनों अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं मतलब ये कोलिनियर हैं। तो बेसिकली ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, आप दिमाग में रख सकते हो कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जीरो होता है। तो बस वही लिखा है मैंने। तो 3 पॉइंट जो हैं उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया मैंने ये रहा लेफ्ट साइड में, और इसकी वैल्यू जीरो के बराबर कर दी। तो ये एरिया तो यही होता है ना, x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा, x3 y3 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 1/2 टाइम्स अगर इतना इज इक्वल टू जीरो है तो 2 उधर भेज दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? एक मिनट सॉरी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 से ये 2 वहां चला गया, तो ये डिटरमिनेंट ये जो अंदर वाला आया ये जीरो आ गया। और यही तो कंडीशन है, सॉरी देखो यही तो आपकी कंडीशन है, यही तो आपकी कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तो प्रूफ हो गया ना। प्रूफ अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आया कैसे, बाकी बाद में तो सीधे सीधे क्वेश्चंस पे ही अप्लाई होगा। सो यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया कि अभी इतना ही जान लीजिए कि अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जीरो। ओके, अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो तो ये 1/2 टाइम्स डिटरमिनेंट, ये वाले जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो, तो ये जो डिटरमिनेंट बचा इसकी भी वैल्यू जीरो। क्यों? 2 को वहां भेज दो, और क्या, 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जीरो, तो कंडीशन प्रूव हो गई। प्रूफ हो गया, खत्म। कोई दिक्कत? आई होप आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि कैसे क्या आता है, थोड़ा दिमाग खुलता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर, बार बार तो आपको एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी मालूम पता चले अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लगेगा, अगर आप बताएंगे तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और एक चीज़ और है कि जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट समझते रहो। और जहाँ पे भी जो मिक्स वाले कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत आ रही है वो मैं आगे उसको रिजॉल्व करूँगा। जब कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें पीछे की अपने आप क्लियर होंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।